नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सचिव डेयर एवं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कृषि सलाहकार डॉक्टर मंगला राय सर हैं। सर के बारे में क्या कहना, एक प्रखर वक्ता हैं और पूरा अपना जीवन साइंस के प्रति सर ने गुजारा है। और सर इसके लिए भी जाने जाते हैं कि कैसे क्रिटिकली किसी चीज़ को देखना है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इस विश्वविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि आज कृषि वैज्ञानिक और मैं कहूँ कि पुरोधा हैं हमारे कृषि के, वो हमारे साथ हैं। ये हमारे सभी के लिए आज सम्मान और गौरव का विषय है। आज हम लोग कुछ साइंस की बातें करेंगे और कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सर से जानेंगे जो हम सभी नहीं जानते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस विश्वविद्यालय से ही करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं लगभग 240 वर्षों का इसका इतिहास है। हम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो 1784 से ये चीज़ें शुरुआत हुई। 1905 में एक कहें कि फॉर्मल लेवल पे चीज़ें शुरू हुई और फिर 1934 के आसपास अर्थक्वेक आया, फिर चीज़ें बदली, फिर 1970 में विश्वविद्यालय बना। उसके पहले हमारा एक कृषि महाविद्यालय बन चुका था और फिर हम 2016 में एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बने। तो सर इसका इस संस्थान से आपका जुड़ाव बहुत लंबा है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस संस्थान के बारे में, वो रिसर्च हों या वो लोग हों, जो आपको याद आ रहे हैं आज के दिन सर? ऐसा है कि मैंने इसको शुरुआत से देखा है, समझा है, थोड़ा परखने की कोशिश भी की है। तो निर्विवाद रूप से अनडिवाइडेड इंडिया जो भारतवर्ष है, उसका ये सबसे पुरातन कृषि अनुसंधान और शिक्षा का केंद्र है। ये निर्विवाद है। इसके बारे में बहुत लोगों को देश और विदेश में जानकारी या तो नहीं है या बहुत कम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जानकारी जो आपका गौरवशाली इतिहास है, इसका पता सबको चलना चाहिए। विश्वविद्यालय बना, शैशवा अवस्था से मैं कोऑर्डिनेटर होता था, समन्वयक अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना का। तो तब से मेरा यहाँ आना जाना होता था। तब से मैंने बहुत अच्छे काम इस विश्वविद्यालय के देखे, चाहे वो मक्का में उन्नतशील प्रजातियों का विकास हो। जब कोई क्वालिटी प्रोटीन मेज की बात नहीं करता था, तब शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 इस विश्वविद्यालय से आए थे और मुझे ठीक याद है तो 2002 में आए थे और नॉर्मन ई बोरलाग साहब आए थे। उसमें गुप्ता साहब जो है यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे। वैसे ही आपका गौरवशाली इतिहास रहा धान की उन्नतशील प्रजातियों के विकास में। जो आपके बहुत सारे वाटर बाजीज थी, वहाँ रबी सीजन के लिए भी आपने वैरायटी निकाली जी। खरीफ सीजन जो मेन सीजन है उसके लिए तो थी ही। अरहर में जो है अर्ली मैच्योरिंग जो वैरायटी पूरे देश में पहली बार आई, तो वो आपके यहाँ से आई। आप रेपसीड मस्टर्ड आप नाम लीजिए, अनेकानेक और अनेकानेक तकनीकी का विकास हुआ। चाहे वो एगोनॉमी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, चाहे इंटोमोलॉजी हो, चाहे प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन हो, चाहे सीड की विभिन्न विधाएं हो। बीच में नीचे ऊपर काफी कुछ होता रहा जी। पर हमें बहुत खुशी की बात है कि ये नीतिगत निर्णय उसी समय लिया गया था जब मैं था DGICR जी। तो विधानसभा से पास होने में और फिर जाने में समय गुजरा और उसके बाद तब तक मैं रिटायर भी हो गया था 31 दिसंबर 2009 को। उसके बाद 6 बरस का अंतराल लगा उसको इम्प्लीमेंट करने। नहीं तो ये फैसला जो है, जो बुंदेलखंड में झांसी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था, उसी के साथ ही एक ही फाइल पर ये फैसला हुआ था। और उसी में एक फैसला जो है एक और विश्वविद्यालय बनाने का हुआ था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में। 6-7 स्टेट में एक ही यूनिवर्सिटी है, तो ये था कि 2 यूनिवर्सिटी थे। वो तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पर अच्छी बात है कि जो है ये हुआ। और जब सेंट्रल विश्वविद्यालय बना तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी जी।
पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उनका निर्वहन होगा। उसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है फैकल्टी, जी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। क्योंकि मेरा बड़ा विश्वास है कि टर्म्स एंड टावर से कोई जगह नहीं जानी जाती है शिक्षण संस्था, स्टूडेंट और स्टाफ से जानी जाती है। शिक्षक और छात्र की क्या गुणवत्ता है, इससे किसी विश्वविद्यालय का, तो मुझे खुशी है कि उत्तरोत्तर जो है इसमें वृद्धि हुई है सेंट्रल विश्वविद्यालय बनने के बाद। और जहां तक मुझे ज्ञान है, आपकी बहुत सारी नई फैकल्टी और आने वाली है जी और आपकी रेटिंग भी देश में जो है बढ़ी है विश्वविद्यालयों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ अगर सरकार आपको साधन और मुहैया कराए, जी साधन जो है फाइनेंशियल सपोर्ट, जी स्टाफ हो जाए, काम करने की क्षमता के साथ ही, दक्षता के साथ ही, अगर उस काम करने के लिए वर्किंग एक्सपेंसेस मिल जाए, किसी भी शिक्षण संस्थान को बढ़िया से चलाने के लिए, अनुसंधान संस्थान को चलाने के लिए 60-40 का रेशियो होता है। दुनिया में अगर विकसित राष्ट्रों को आप देखेंगे तो 60 रुपया अगर 100 रुपये में इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च होता है, तो 40 रुपया जो है रिसर्च में। अनुसंधान और शिक्षा और उसमें जाना चाहिए। तो आपको देखना चाहिए कि मेरा कितना खर्च हो रहा है। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ये देश में बहुत कम है, रेशियो गड़बड़ हो गया है। तो भारत सरकार को और प्रदेश की सरकारों को इस रेशियो को, स्टाफ है वो तो तनख्वाह लेगा ही लेगा, लेकिन अगर आप उसको वर्किंग एक्सपेंसेस नहीं देंगे तो ये इन्फ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वो बैठा है और आप उससे काम नहीं करा रहे। तो इसलिए कोई बहुत बुद्धिमानी का सौदा नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग जो नीति निर्धारण में बैठे हैं देश में, वो इस बात को समझेंगे और इस रेशियो को यथाशीघ्र जो है ठीक करेंगे। जी अगर दुनिया की अगर आप बात करें तो भारतवर्ष में कृषि अनुसंधान और विकास का जो रिसर्च इंटेंसिटी रेशियो है, जो खर्चा आप करते हैं, जो एग्रीकल्चर जीडीपी, उसका रेशियो जो है 0.3 है। जी चाइना जैसा देश जो है 0.6 है। और जो डेवलप्ड वर्ल्ड जहां प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा है, वहां भी 1 से ज्यादा है। 1.2 के। तो इसलिए रिसर्च इंटेंसिटी रेशियो को आपको यथाशीघ्र जो है बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है लोकेशन, सिचुएशन और सिस्टम, और जिस तरह के कर्मठ लोग और जिस लगन और निष्ठा के साथ सब लोग काम में लगे हुए हैं, अगर इनको साधन मुहैया करा दिया जाए, इनको वातावरण को और आगे बढ़िया बनाने के लिए अगर धन उपलब्ध कराया जाए, तो कृषकों का, देश का और कृषि के चौमुखी विकास में इसका योगदान और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए। सर, आपने देखा हमारे जो देश में हरित क्रांति आई, हमारी जो वैरायटीज़ थी या इनपुट्स थे, उसकी वजह से हमने कई फोल्ड्स अलग अलग जगह पर विकास किए। वो कहा जाता है वो एक ऐसा समय था जहां हम फूड में अपना आपको सेल्फ सफिशिएंट कर पाए, बट वैसा फिर आउटब्रेक शायद नहीं हो पाया। तो वो कौन से आप कारण मानते हैं कि क्योंकि अब हमारा, आप कहते हैं कि 18% लगभग पूरे विश्व की हमारे पास पॉपुलेशन है, कम पानी है, लगभग 4% के आसपास है, 2.4% हमारे पास लैंड है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तो फूड सिक्योरिटी की बात आती है, दूसरी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग पढ़ लिख करके और जो हमारी फूड हैबिट है वो भी चेंज हो रही। इन सबको हम कैसे फुलफिल करेंगे? ऐसा है कि हमें किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, सोचना और समझना चाहिए और तब कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हर जगह करते हैं, आप कहीं जाइए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक बड़ा अच्छा काम हुआ, जो लोग भी थे बधाई के पात्र हैं, नीति निर्माता, कृषक, वैज्ञानिक। पर उसमें क्या था, ड्वार्फिंग जीन था जी उसको किसी वैरायटी में ट्रांसफर करना बहुत आसान था, बहुत आसान। जी और वो जब ड्वार्फ होगा तो एडेड डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर और इरिगेशन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, लॉजिंग नहीं होएगी। तो आपने उसकी एग्रोनॉमी कर दी, फर्टिलाइजर दे दिया, पानी दे दिया, बात बन गई।
अब वो जब बात बन गई तो वहां से जब आप आगे चलेंगे तो हायर लेवल ऑफ साइंस, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हायर लेवल ऑफ इनोवेशन की आवश्यकता होगी। अब इस आवश्यकता के लिए हम सब, जैसे आप जो है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात की, मैं उसके पहले फूड सिक्योरिटी की भी बात करूंगा। हम कहते हैं ना कि हम फूड सरप्लस हो गए, जी अच्छी बात है, पर क्या कभी आपने एनालिसिस किया है कि इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड है कि नहीं? आपने किया है? जी इकोलॉजिकल एक्सेस टू फूड है कि नहीं? और फूड सिक्योरिटी का टोटल पार्ट होता है, ये नहीं कि कितना उपलब्ध है, उसको खाने के बाद पचाने की सामर्थ्य जो आपके शरीर में है और जो पानी आप स्वच्छ पीते हैं, वो सबको मिला के फूड सिक्योर नेशन कहा जाता है। जी तो मेरे हिसाब से इस पर और बहुत काम करने की आवश्यकता है। अब फूड सिक्योरिटी में आ गए, अब फैट जो है, बहुत सारे विटामिन तो हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो फैट अगर नहीं रहेगा तो इवन विटामिन कहाँ से बहुत सारे जाएंगे? ऑयल सीड को ले लीजिए, मैंने कहा ना कि रेपसीड मस्टर्ड में आपने बहुत अद्भुत काम किया। जी कितने का इंपोर्ट पहले होता था जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया? 1988 में जो है ये 1.8 मिलियन टन का जो है इंपोर्ट होता था। 1980-81 आते आते ये 0.2 पर आ गया। आज देश में ऑयल का इंपोर्ट, एडिबल ऑयल का कितना होता है? 15 मिलियन टन के ज्यादा। और कितना खर्चा आप करते हैं? 1,75,000 करोड़ से ज्यादा। कहाँ हुई सिक्योरिटी? नहीं हुई। पल्सेस, आपकी आबादी जिस आबाद गति से बढ़ रही है, पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ा तो, पर उतना नहीं बढ़ा। आप पल्सेस का आयात करते हो। पहले पूरे दुनिया का 90% पिजन पी, अरहर जिसको बोलते हैं, हिंदुस्तान पैदा करता था। 70-72% पूरी दुनिया का चना हिंदुस्तान पैदा करता था। अब आप अरहर की दाल जो है केनिया से मंगा रहे हैं आप। इवन चना जो है आप अनेक कंट्री से मंगा रहे हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जहां ये सब नहीं उगाया जाता था, वो उगा के जो है आपको सप्लाई करने लगे। आप कहाँ हुए फूड सिक्योर? रही बात और क्षेत्रों का, तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मिल्क का उत्पादन उसी समय में अब तक अगर आप देखें तो 10 गुना बढ़ा है जी। मछली का उत्पादन 15 गुना से ज्यादा बढ़ा है, और अंडे का उत्पादन तो भाई साहब 50 गुना से ज्यादा बढ़ा है। फल और सब्जी, फल हम लोग तब मिलता था जब हम बीमार पड़ते थे, तो कहीं से कोई शहर उहर गया तो कभी एक आध संतरा वगैरह मिल जाता था। आप कौन सा देश का गली और कोई मोहल्ला देख लीजिए, अंगूर से लेके पोमग्रेनेट से, कौन सा फल है जो देश में उत्पादित नहीं हो रहा है और उपलब्ध नहीं है? इसको आप रिवॉल्यूशन मानते हैं कि नहीं? सब्जी, जून जुलाई अगस्त में तो हम लोग आलू और कोहड़ौरी की सब्जी खा के जीवन यापन करते थे, और कोई सब्जी नहीं मिलती थी। आज देश का कौन सा कोना है जिसमें जिस मौसम में जो सब्जी चाहिए वो नहीं मिलती है? तो अगर इस पर आप दृष्टिपात करेंगे तो आमूल परिवर्तन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन अच्छी बात थी, पर दूसरे रिवॉल्यूशन उससे कम अच्छी बात नहीं थी। पर क्या होता है ना कि एप्रिसिएशन, उस समय नारा लगता था कि 1.5 पाव का राशन है, बड़ा निकम्मा शासन है। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था, पेट जब खाली था तो एप्रिसिएशन ज़्यादा था, निवेश ज़्यादा था, लोग आपकी इज्जत करते थे, आपकी पीठ थपथपाते थे। अब जब पेट थोड़ा भरने लगा और बहुत सारी चीज़ें आने लगी, तो निवेश पर अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो निवेश जो है रियल टर्म्स में या तो घट गया या स्टैटिक है, जबकि चुनौतियां बढ़ गई। वातावरण में जो तापक्रम परिवर्तित हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, जो अनेकानेक कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ रहा है, सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि आप साइक्लिंग और माइनिंग करते जा रहे हैं और जो पर्टिकुलरली माइक्रो और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आप डाल नहीं रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल नहीं रहे हैं, कार्बन कंटेंट घटता जा रहा है,
तो 80 to 85% जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो सॉइल न्यूट्रिएंट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसको अगर खाने के लिए कार्बन नहीं देंगे कुछ तो कैसे जीवित रहेगा। सॉइल बायोटा एक्चुअल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। चाहे नाइट्रोजन फिक्सिंग हो, आज दुनिया में जितना नाइट्रोजन का यूज होता है 50% से ज़्यादा आप बाहर से नहीं अप्लाई करते, 50% उससे ज़्यादा वो फिक्स होता है। कौन करता है? माइक्रोब करते हैं। कैसे फिक्स होता है? जब बिजली तड़कती है तो उसके इसेट्रा इसेट्रा। फास्फेट है, लेकिन फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं होगा तो अवेलेबल नहीं होगा। इसी तरह से आगे अनेकानेक प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स हैं जो एंटागोनिस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं रहेगा तो आपको पेस्टिसाइड तो ज़्यादा लगाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि अनुसंधान अनेक क्षेत्रों में हुआ, बहुत कुछ हुआ, पर बहुत कुछ संभावनाएं हैं। और मेरा दृढ़ मत है कि कोई भी चुनौती सरमाउंटेबल है। किसी भी चुनौती का सामना करना बहुत आसान है, प्रोवाइडेड आप जो है कमिटेड हैं। आप उदाहरण के लिए तापक्रम कितना बढ़ रहा है, हर आदमी क्लाइमेट चेंज की बात करता है। क्लाइमेट चेंज में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फोटोसिंथेट्स के रूप में यूज होता है। मोर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर वुड बी द फोटो। बट क्या होना चाहिए कि C4 प्लांट है कि C3 प्लांट है कि नहीं है। आपका मेज जैसे है बिहार में होता है C4 प्लांट, आपका बनाना जो है C4 प्लांट है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा होगा तो ये भोजन बनाने का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन ज्यादा बनाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप, मैं 20 साल आगे की बात कर रहा हूं कि आप राइस और व्हीट जो C3 है उनको C4 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। कर सकते हैं, संभव है। तो उसमें निवेश करेंगे तब। तापक्रम जो है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में 20,000 वर्षों में 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था। अब तो पिछली शताब्दी में ही 0.7 डिग्री, तो 100 साल में ही बढ़ गया। इस साल तो कहते हैं कि 1.5 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। अभी जब ऊपर जाएगा तो फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, और जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी डिसेलरेट कर रही है और डिसेलरेट होने लगेगी। तो कृषि जो है और अलाभकारी, और सारी चुनौतियां होंगी। पर ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कितना बढ़ेगा? 1.5 डिग्री से। देयर आर माइक्रोब्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रोब हैं जो 100 डिग्री पर पानी बॉयल करता है। 100 डिग्री पर ही नहीं, 112-113 डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव करते हैं। क्या उनको जो है कॉटन में बेसिलस थेरेंजेंसिस को क्लोन करके हेलिकोबार्पा आर्मिजरा पिंक वर्म के लिए आपने रेजिस्टेंस नहीं लाया? वैसे इस टेम्परेचर के लिए आप नहीं कर सकते। कितना? 123। और थ्योरेटिकली पॉसिबल है। सवाल है कि डुएबल है, इम्प्लीमेंटेबल है, वर्केबल है, बैंकेबल है। इसके लिए निवेश करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। कभी किसी ने सोचा था कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना रिवोल्यूशन ला देगी? मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मिशन था भारत सरकार में जब ये आया था, टेलीकम्युनिकेशन, इन्फेंट इम्यूनाइजेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन। तो वहां से हुआ और कहां से कहां पहुंच गया। जब टेलीफोन उस समय था तो किसी के पास होता था तो दिखाने के लिए सबसे आगे उसको रखता था। आज ये टेलीफोन जो है, अब उसको आप कैसे यूज करते हैं? तो आप इंफॉर्मेशन का जो एक्सप्लोजन है, उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करके, और उस नॉलेज से अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और विकास के कामों में उसको लगाएंगे तो उन्नत भारत बनने में कोई देर नहीं लगेगा। क्योंकि ज्ञान क्या है? जो भी ज्ञान आज है और किसी भी देश काल में जो भी ज्ञान होगा वो अज्ञान का रंच मात्र ही होगा। अगर ज्ञान अनंत है तो धन भी अनंत है। तो ज्ञान के माध्यम से धन का उपार्जन, ज्ञान के माध्यम से कृषि का उन्नयन और विकास, और कृषि के उन्नयन और विकास से भरण, कुपोषण निवारण, ये सब संभव हो। क्योंकि आपके जितने भी, चाहे वो जिंक फोर्टिफिकेशन हो, विटामिन फोर्टिफिकेशन हो,
मिनरल्स के फोर्टिफिकेशन हो, माइक्रो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब के सब फोर्टिफाइड किए जा सकते हैं। और जब जो है आप फोर्टिफाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूध की गुणवत्ता घट जाएगी। आज जिंक जो है, डॉक्टर के पास जाइए, करीब 1/3 से ज़्यादा जो डॉक्टर हैं जब आदमी दिखाने जाता है तो सप्लीमेंट्स देते हैं। वो सप्लीमेंट्स क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो है, ये डिफिशियंसीज को पूरा करें, क्योंकि डिफिशिएंट जब सॉइल हो गई तो प्लांट तो डिफिशिएंट होएगा ही। अब प्लांट डिफिशिएंट होगा तो फीड डिफिशिएंट होगा, तो मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडा सब डिफिशिएंट होंगे, आदमी खाएगा उसमें भी डिफिशियंसी होगी। और ये सब डुएबल है जी। आज जो है पूरे जो है बैरियर्स जो है ब्रेक हो गए। और बुद्धिमान नेशन, बुद्धिमान ऑर्गेनाइजेशन वही होगा जो इसमें निवेश करके और नेट रिटर्न जो है कई गुना बढ़ा करके जन सेवा में लगा देगा। और जो निवेश नहीं करेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा अधिकार का जमाना है, अब भूल जाइए कि डॉर्फिंग जीन जो है तब था तो आपको दे दिया, अब कोई दे देगा नहीं देगा। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो जो टेक्नोलॉजी बाहर वाला देगा, यू विल हैव टू, आपको पे थ्रू नो। हमारा जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है, या कहें नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माना जाता है। पर कहीं ना कहीं हम शायद वर्ल्ड में लीडर नहीं बन पाए एज फार एज इनोवेशन इज़ कंसर्न। हम कई बार ये बात करते हैं कि ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है, या मैं नाम लूँ, कई देशों से हम लोग कई टेक्नोलॉजीज़ को ले करके आते हैं और हमने विकास किया, नो डाउट बहुत विकास किए, बट कहीं ना कहीं हम शायद लीडर बनने में, रिसर्च के जो लीडर हैं वो नहीं बन पाए, ऐसा हमें लगता है। कि यदि मतलब क्यों, कहाँ हमसे चूक हुई? क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट तो बहुत बनाए। ऐसा है कि हमें इसे पर्सपेक्टिव में देखना होगा। निसंदेह है, आप जब बहुसंख्यक देखने को देशों के साथ अपनी तुलना करते हैं तो भारतवर्ष उस पेडेस्टल पर बहुत ऊपर आता है और इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन आपका जो प्रश्न है वो बधाई और गुणगान करने के लिए प्रश्न नहीं है, इसकी एक क्रिटिकल एनालिसिस की आवश्यकता है। पूरे विश्व का 18% आबादी भारतवर्ष में, पूरे विश्व का मात्र 4.2% पानी भारतवर्ष में, और पूरे विश्व का मात्र 2.3% जमीन भारतवर्ष में। आबादी 18, इसके ऊपर 15% लाइव स्टॉक भी है। तो इसलिए कृषि में जो निवेश करना है वो निवेश को आपको दिन दूना रात चौगुना सोचना ही नहीं, बढ़ाना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता आ गई है। दूसरी बात प्रसाद बांटने का है ना, और जब प्रसाद चढ़ाते हैं तो भाई इतना होता है तो सबको प्रसाद दे देते हैं, वहां तो बड़ा अच्छी बात है। पर प्रसाद बांट के आप चाहें कि दुनिया में एक्सीलेंस जो है ले लाएं, संभव नहीं है। आपको एरिया आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उस एरिया में क्रिटिकल साइंटिफिक मास और फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड उनको एक मैंडेट देके सुबह शाम दोपहर रात खाली सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे। गिव द मैंडेट, गिव फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी and ask them to do and fulfill the target. India will become world leader in those. हमने जो है एक योजना चलाई थी और हर विश्वविद्यालय में कम से कम एक और अधिक से अधिक 2, हमने प्रसाद भी बांटा डेमोक्रेसी में, पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि कम से कम एक, मतलब एक मिलेगा ही और 2 एरिया से ज्यादा नहीं दूंगा, और उसका नाम ही था निच एरिया एक्सीलेंस। जी। तो हमने ये कमिटमेंट किया था कि इसमें हम करोड़ों में फंडिंग हमने शुरू की थी, जहां लोग आइडेंटिफाइड थे एरिया के हिसाब से, रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी के हिसाब से, निच एरिया के हिसाब से, कहाँ ग्लोबल कम्पिटिटिव एडवांटेज है, शुरू किया था। 5, 6, 7 साल के बाद उसका क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट है कि खत्म हो गया। हमने जीन डिस्कवरी, एलील माइनिंग, बिलियन से ट्रिलियन डॉलर्स, अगर वही डॉर्फिंग जीन जो है कह रहे हैं नॉरिन 10 और डीजी वुजन, आज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में होगा तो बिलियंस एंड $ट्रिलियंस कॉस्ट हो। तो ये लील माइनिंग एंड जीन डिस्कवरी शुरू किया था।
57 करोड़ रुपए से। कहाँ है वो? आपने उसको नहीं चलाया। हमने जो है एशिया का सबसे बड़ा क्योंकि देयर इज नो बैरियर टू जीन फ्लो, प्लांट एनिमल एंड सारी किंगडम जो है वो एक किंगडम हो गई है। एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, शुगर और फास्फेट के बांड से जुड़ा हुआ न्यूक्लियोटाइड्स एंड द वेरी बेसिक सीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वही जो है कोडिंग, सिग्नलिंग, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो लाइफ और डेथ के बीच में यही प्रक्रिया है। आप जब उठा के देखेंगे अपना और पौधे में तो 80%, 90%, 95% जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम मिलेगा। तो यू कैन प्ले नाउ टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी। अब ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी आई, अरे बहस करना है कर लीजिए, पर डिसीजन फैसला तो जल्दी कर लीजिए। अब 20-25 बरस फैसला नहीं करेंगे। 200 मिलियन हेक्टेयर में दुनिया में ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी गई। हम कहाँ गए? जीन एडिटिंग, इवन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, थैंक्स गॉड गवर्नमेंट ने जो है अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया, नहीं तो इसको भी उसी में जहां एडिट करना है, जहां बाहर से कुछ डालना ही नहीं है, उसका जो है इवैल्यूएशन की प्रक्रिया ट्रांसजेनिक पहले यही था। तो इस तरह की अनेकों अनेक एरियाज आई हैं। हम बायोडाइवर्सिटी रिच लोग हैं, पर अगर ये प्लानिंग प्रोसेस में एक्सीलेंस को लिए अगर आप निवेश करेंगे, क्रिटिकल साइंटिफिक मास, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी और वो करेंगे, तो आप वहीं से रास्ता खुलेगा उन्नयन और विकास का। नहीं तो आप कहते रहिए। ये वाकई कम्पिटिटिव एज दुनिया में नहीं आएगी। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम में अगर आपको कटिंग एज नहीं आया, आप एक्सेल नहीं किए, तो आप जो है ट्रबल में होंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नीति निर्धारक इस पर बहस करें और जम के कड़वी बहस करें और निष्कर्ष पर यथाशीघ्र जो है आए, और एक वेल व्यू कंट्री के लिए जो एक्सेप्टेबल है सरकार को वो लेके आए और उस पर आगे काम करें। ये बहुत आवश्यक हो गया है। अब वल्नरेबिलिटी स्केल पर अगर आप देखते हैं, रोज लोग बात करेंगे कि सी लेवल बढ़ रहा है, ये लेवल बढ़ रहा है, वो लेवल बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है। पर कितने लोगों ये बात कर रहे हैं कि जो इंडियन गेंगेटिक एल्यूवियम है, दुनिया का मोस्ट पॉपुलस जो है जितनी दुनिया की आबादी है उस पर यूनिट एरिया जो है 5 से 6 गुना प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर से इंकोगेटिव है, वो आपकी ग्रीनरी है। वो बिहार में कितने जिले हैं? 20-22 जिले होंगे जिनमें जो है वाटर जो है कोसी का आर्सेनिक, आपका फ्लोराइड एंड हेवी मेटल्स टॉक्सिक लेवल के ऊपर चले गए। गंगा का पूरा बेल्ट जो यहाँ से गुजरता तो कहने का मतलब ये कि वाटर ओनली 4.2% वाटर दुनिया का है, और वाटर बॉडीज अगर इतनी पोल्यूटेड हो जाएंगी, 60% वाटर बॉडीज बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पोल्यूटेड हो गई, तो व्हाट काइंड ऑफ गुड क्वालिटी फूड और इन्वायरमेंट, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम कहाँ से आएगा? अगर आप जो है बर्निंग रेजिड्यू रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जमीन में नहीं डाल रहे हैं और उसको बर्न कर रहे हैं, और रोज नियम कानून तो बन रहा है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो वातावरण तो पोल्यूट होगा ही। सो कहने का मतलब ये कि वी एज ए नेशन, एक देश के रूप में एक जो है, और इसमें मैं जो हूँ बहुत साफ है मेरा, वो संस्कृत का श्लोक है ना कि वज्रादपि कठोराणि मृदुल कुसुमादपि। जहाँ अस्मिता का प्रश्न आ जाए, व्यक्ति, समाज, इंस्टीट्यूशन या नेशन को वज्र के समान कठोर और वज्र के समान प्रहार करने की सामर्थ्य रखनी चाहिए। और जहाँ मानवता का उन्नयन और विकास का, दूसरे की मदद करने का आ जाए, वहाँ पुष्प की पंखुड़ियों के सदृश कोमल, तो आपकी नीति जो है वहाँ कोमल होनी चाहिए। बीमार को स्वस्थ बनाने के लिए कोमल नीति, और ये सब वो स्वस्थ रहे उसके लिए वातावरण तैयार करने के लिए कठोर नीति अत्यंत आवश्यक है।
सर मुद्दा इस बात का है कि ये सब जगह चर्चा हो रही है, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं तो ये होता है कि हम अपने इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड क्लास बना देंगे या हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास लैब बना रहे हैं। आपके हिसाब से हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एक इंस्टीट्यूट को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ 3 मैंडेट्स बेसिकली हैं, तो इनको आप कौन से वो पैरामीटर्स समझते हैं जिनको हम सही में कहें कि नहीं ये अब है जो कि वर्ल्ड के लीडर के रूप में स्थापित हो सकते हैं? वो कौन से ऐसा पैरामीटर है हैं? कि मैं बचपन से यही सुन रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास बस स्टेशन बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाऊंगा, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आज तक मेरे को वर्ल्ड क्लास क्या है इसका पैरामीटर समझ में नहीं आया, किसी ने बताया ही नहीं। तो जो वर्ल्ड क्लास का है उससे यह सवाल आपको अवश्य पूछना चाहिए कि प्रभु ठीक है, आपका वर्ल्ड क्लास क्या है, आप डिफाइन कर दो मॉनिटरेबल टर्म में। कुछ क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और कुछ मॉनिटरेबल है। आप बता दो कि ये A1, A2, A3, A4 ये पैरामीटर है जिसमें मॉनिटर हो जाए वर्ल्ड क्लास। अब दुनिया में जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है, ग्लोबल रैंकिंग आ रही है, आप देखो क्या क्या पैरामीटर है, पब्लिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, वातावरण है, एजुकेशन है, अंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप देश के लिए, संस्था के लिए, दुनिया की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए अपना पैरामीटर सेट करिए कि ये मेरा वर्ल्ड क्लास है जी। ये वर्ल्ड क्लास ही क्यों, वर्ल्ड में मेरे को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। तो पैरामीटर सेट करिए ना, मतलब कि पहले पैरामीटर सेट करिए, उन पैरामीटर्स को टाइम स्केल मिशन मोड में उनको मॉनिटर करिए, उसमें ऑन कोर्स करेक्शन करिए, और साथ ही जो विश्व की परिस्थितियां चारों तरफ जो वेरिएबल्स बदल रहे हैं उसके हिसाब से उसको अपडेट करते रहिए ताकि आप समसामयिक बने रहें दीर्घकाल तक। ये नेशन के लिए बहुत आवश्यक है और हमें निश्चित रूप से ऐसे सेंटर बनाने की आवश्यकता है। भाई हम 18% दुनिया की आबादी है, हम किससे भीख मांगने जाएंगे? तो इसलिए हमें ये बहुत आवश्यक है इस दिशा में काम करने का। सर मैं अब एजुकेशन पे आता हूँ। हमारा जो एजुकेशन है वो सिस्टम अभी धीरे धीरे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी हमने बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की है। मेन जो बात होती है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए और जहाँ रिसर्च की बात होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, वो इनोवेशन की बात आती है। तो ऐसा कैसे हम एक यूनिवर्सिटीज़ में, हम यूनिवर्सिटी में तो हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में या आईसीआर सिस्टम में कैसे हम एक इकोसिस्टम डेवलप करें जहां हमारा, मैं कहूं कि 10% भी बच्चा कुछ जाते जाते एक इनोवेशन डेवलप करके जाए, एक कोई तकनीकी डेवलप करके जाए। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि भाई एक लड़के ने ड्रोन बना दिया, एक ने ऐसा बना दिया, हमारे बच्चे वो ऐसा इनोवेशन करके जाए, वैसा इकोसिस्टम हम कैसे तैयार करें? ऐसा है कि कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो पॉलिसी तो बहुत छोटी होती है। जैसे आपने कह दिया एग्रीकल्चर के बारे में कि रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी, एक सेंटेंस पर आपने इतनी चीज कह दी। कौन फसल कहाँ लगेगी, जलवायु क्या है, पानी क्या है, उपलब्धता क्या है, मार्केट क्या है, ट्रेड क्या है, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या सब देख के तो वो फिर बनेगा। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि पॉलिसी तो बन गई पर पॉलिसी को इनेबल करने के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स तथाकथित जो रोड मैप है, वो रोड मैप इंस्टीट्यूशन का बनेगा, वो रोड मैप स्टेट का बनेगा, वो कंट्री का बनेगा। वो रोड मैप तो मेरे को दिखाई नहीं देता कि इस रोड मैप पर मैं ऐसे चलूंगा तो यहां से यहां पहुंचूंगा। उदाहरण ले लेता हूं, आईसीआर इसमें बहुत तेजी से औरों से बेटर बहुत काम करना शुरू किया, पर क्या हुआ, इस साल एडमिशन कब हो रहे हैं, इसी चक्कर में कि संख्या आपने कह दिया कि आप यूनिवर्सिटी वो होंगे जब यक्स होगा 3000 4000 कुछ फिगर आपने दे दिया, तो सबके सब संख्या बल बढ़ाने लगे। अब इंस्टीट्यूशन लाइक IRI, इंस्टीट्यूशन लाइक IVRI, इंस्टीट्यूशन लाइक NDRI, I have no hesitation to say कि they were great। अब वो इसमें लग गए। अब एग्जाम कब उन्होंने कराया है, जनवरी फरवरी मार्च। जो एडमिशन
पूरे देश में सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स जो है कब होते थे? अगस्त, जुलाई, अगस्त। इस साल जो है यूनिवर्सिटीज ने कर लिया, पर आपका जो वो है 25% जो आना है, उसकी वजह से, मतलब लीडिंग इंस्टीट्यूशन की वजह से अब एडमिशन आप लेंगे फरवरी में और मार्च में। तो कैसा एक्सीलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं? पॉलिसी। अब पॉलिसी पर से जो है उसमें कुछ गलत नहीं है, पर पॉलिसी पर से को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, ये आसान काम नहीं है। इट रिक्वायर्स ए वेरी हाई लेवल ऑफ ब्रेन एंड इंटीग्रेशन। वो लिख देने से, और अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो ये और डिसास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस दे जाएगा। मैंने बहुत लोगों को एक कहावत, हम गाजीपुर के रहने वाले, तो हमारे यहाँ एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो जो बुजुर्ग लोग थे ना, पहले बैल और खरीदने जैनपुर जाते, तो ट्रैक्टर तो था नहीं, खेती उससे होती थी, तो वो लोग बैठ के जो है वहाँ एक नारा था, वहीं जाते थे। तो नारा मीन्स ऐसे नदियों के गलियारा होता है, तो वो वहाँ पैसे छीन लिया करते थे। उनका मोडस ऑपरेंडी था कि एक आदमी बैठा रहता था, जो बोलता था, देख लिया कि ये बातचीत करके बात करके कि, तो वो बोलता था कि दाम उधर, दाम उधर, दाम उधर, मतलब दाम है उधर में। तो दूसरा जब सुन लेता था तो बोलता था कि नारायण नारायण नारायण, मतलब नारा में आने दो। और जब पहुंच जाता था तब बोलता था कि बांस देव, बांस देव, बांस देव, मतलब आप डंडा लगाइए और पैसा ले जाइए। तो बुजुर्ग लोग यही कहते थे कि बैरगिया नारा जुलूक जोर, नौ कथक नचाएं तीन चोर, जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पर तीन तीन। तो कहने का मतलब कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, बोल सब लोग बहुत अच्छा रहे हैं, पर अंत में निकल के तब आएगा कि क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इनेबलिंग एनवायरनमेंट, आप बच्चे में क्लास में रीडिंग में जाने के लिए तो आपने प्ले स्कूल सब बना दिए। आपके प्ले स्कूल में फैसिलिटी क्या है? इज देयर एनी इनेबलिंग एनवायरनमेंट? आपने जो टीचर है, जो मुख्य धारा है, एक तो आपका बिल्डिंग, एम्बिएंट एनवायरनमेंट, वो टीचर पर आपने क्या किया? टीचर की कैपेसिटी बिल्डअप के लिए आपने प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में क्या किया? असल में बिल्डिंग ब्लॉक तो वहां है, देश में अभी नहीं। करीब 15-20 वर्ष पहले जब हुआ था तो 6% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम खर्च करेंगे, कमिटमेंट हो गया। बहुत बहुत दशाब्दियों बीत गई, किया क्या? कितना किया? नए नए इंस्टीट्यूशंस आप बनाते जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, पर फैकल्टी तो दीजिए, आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो करिए, वर्किंग एक्सपेंसेस तो दीजिए। तो इनोवेशन कहां से होगा? दुनिया में जो इनोवेशन हुए हैं, जो ब्लू स्काई रिसर्च हुए हैं, वो 90-95% फेल्योर है। इस तरह का काम करने के लिए फेल्योर, आर यू प्रिपेयर्ड? कोई आदमी कह रहा है, कोई आदमी गलतियों से सीखने को तैयार है, कोई आदमी कह रहा है कि ये मेरा फेल्योर हुआ, आर यू प्रोवाइडिंग, अप्रिशिएटिंग दैट? तब जाके वो निकल के आएगा, सक्सेस जो निकल के आएगी। तो एक ही सक्सेस जो है आपका सब अपसेट कर देगी। अब बासमती राइस को ले लीजिए, ऑलमोस्ट 35-40 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाता जी। कहां पहले था? एक ही रिसर्च ने आपका पूरा बदल दिया, एक ही वैरायटी ने, एक ही वैरायटी। ऐसे जो है वेजिटेबल, फ्रूट, पहले जो है मुर्गी, इस देश की सारी मुर्गियां साल भर में 365 दिन में 150 अंडा देती थी जी। अब तो भाई साहब बहुत सारी लेयर हैं जो 300 के ऊपर देती हैं। अब आप कैलकुलेट कर लो। आप फिशरीज को ले लीजिए, आप कोई एक उठा के विधा ले लीजिए, सब में आमूल जितना अनुसंधान हुआ। एक बार हुआ था खंडूरी साहब जब, तो उस समय आता था कि रोड से नेट रिटर्न ऑन
इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पर, अगर मेरे को ठीक याद है, ऑनरेबल वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो एग्रीकल्चर पर सेकंड नंबर पर था रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। मेरे को याद है उस समय आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.84% 2009 में जब मैं छोड़ा तो आप था। अब आप जरा चश्मे से देख लीजिए भाई साहब कि आप उसका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना खर्च कर रहे हैं, घट गया। चुनौतियां बढ़ गई, टेक्नोलॉजी की क्वालिटी और रिक्वायरमेंट की आवश्यकता बढ़ गई, और आपने खर्चा निवेश जो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो फैकल्टी जो चाहिए थी, वो नहीं करी। और इसकी कीमत जो है, लोग बोल नहीं रहे, इसकी कीमत जो है भारी चुकानी पड़ेगी। जितना जल्दी जो है इस पर निवेश हो, केंद्र और राज्य सरकारें करें। अब राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हायर एजुकेशन भी स्टेट सब्जेक्ट है। आप कितना निवेश कर रहे हो, आपकी प्रायोरिटी कहां है, आपकी प्रायोरिटी का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। आप जॉब अपॉर्चुनिटी को आप एड्रेस ही नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप एग्रीकल्चर और सेकेंडरी एग्रीकल्चर को जब तक आप फोकस में नहीं लाएंगे, जब तक प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे, जब तक सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी वेस्ट को आप वेल्थ में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक आप एग्रीकल्चर को रिम्यूनरेटिव और इकोनॉमिक एक्सीलरेशन एग्रीकल्चर जैसे देश में नहीं कर सकते। ये आपको सोचना पड़ेगा। आपकी जो लैंड हस्बेंड्री है उसको ठीक करना पड़ेगा। आप क्रॉप हस्बेंड्री कर रहे हो, एनिमल हस्बेंड्री, लैंड हस्बेंड्री आप कर रहे हैं, सॉइल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ईसी और पीएच और ये तो आप कर लिए, सब रुपया तो खर्च हो गया सॉइल हेल्थ कार्ड में। सॉइल बायोटो आपने किया नहीं किया। जब 80 से 85% सॉइल माइक्रोब से डिटरमिनेट होती है उसकी क्वालिटी, वो तो है ही नहीं पैरामीटर, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने किया भी उसको यूज करने की दिशा में आप कितना आगे बढ़े। डॉक्टर भी प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो बोलता है ये दवाई खाइए, ये होगा, ये होगा। आपने ये डिफिशियंसी या सरप्लस है तो ये आपने इनेबलिंग फर्टिलाइजर इन्वायरमेंट क्रिएट किया, आपने फोर्टिफिकेशन ऑफ माइक्रो एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का किया, आप वाटर यूज इफिशियंसी, आप पानी को बहाते जा रहे हैं 4.2%। और मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, इजराइल जैसी कंट्री को, वहां आपने कोई पेरिनियल पौधा देश में देखा है जो ड्रिप पर ना हो? वहां आपने पानी जाते हुए बाहर कोई नाली देखी है अंडरग्राउंड? वहां आपने किसी को भी घर बनाने की परमिशन पाते हुए देखा है जिसमें ईच ड्रॉप ऑफ वाटर हैज टू बी हार्वेस्टेड ना हो और आपका सोलर जो है एनर्जी हार्वेस्ट के लिए ना हो? इसलिए वहां वाटर यूज इफिशियंसी 80% की ज़्यादा है। और हमारे देश में जहां दुनिया का मात्र 4.2% पानी है, वहां जो है वाटर यूज इफिशियंसी कितना 20, 22, 25 यही है। तो आपको यहाँ निवेश करना पड़ेगा, आपको इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कहने के लिए तो हम कह ही रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं और थोड़ा बढ़ भी रहे हैं जी। पर जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां इतनी बड़ी हैं और आपके पास, मैं बिना हेजिटेशन के कह सकता हूं, हम नहीं जानते कि हिंदुस्तानी का ब्रेन कहां से आता है। ये जो है पत्थर में से तेल निकालने की सामर्थ्य इस ब्रेन में है। कोई चुनौती, उस ब्रेन को आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस ब्रेन के लिए आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। जी जी, बहुत अच्छी बात है सर कि फ्लेक्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों महत्वपूर्ण हैं, तब होगा। एक और बड़ी बात आ रही है सर कि आपने पहले भी जिक्र किया है कि कोई भी कंट्री या कोई भी देश या कोई भी जगह, जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा वेल्थ, ये आपने कहा है। पर जैसे हमारा सिस्टम है वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या इनोवेशन प्रोड्यूस कर रहा है, बट पूरी वो साइकिल पूरी नहीं कर रहा है। मतलब साइकिल पूरी करने का मेरा मतलब है कि वो इनोवेशन या तो कमर्शलाइज नहीं हो पा रहा है या उसमें डुएबल, स्केलेबल नहीं है, वो वहीं तक रह जा रहा है, बीच तक ही उसका काम हो जा रहा है। या दूसरा जो रास्ता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, जो हम किसानों तक, उसमें भी मतलब प्रतिशत कम है।
तो इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए सर? ऐसा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन हैं तो हमारा काम ट्रांसफर है। अब आपने कृषि विज्ञान केंद्रों का नाम लिया, अगर मुझे ठीक याद है तो आज से 10 वर्ष पहले कैबिनेट का अप्रूवल था कि 20 लाख रुपया कंटीजेंसी पर सेंटर दी जाएगी। जरा देश में अलाउद्दीन का चिराग लेके जो है घूम लीजिए कि 10 साल पहले किसी को एक को भी दिया क्या, 2 साल बाद एक को दिया क्या, 3 साल बाद एक को दिया क्या, और इस साल भी चिराग लेके घूम लीजिए कि कितने को दे रहे हैं। तो जब आप वर्किंग एक्सपेंसेस नहीं देंगे तो वो आदमी रह के तनख्वाह तो ले रहा है, वो बेचारा क्या करेगा। तो पहली चीज वहां। दूसरी चीज एम्पावरमेंट, जहां केवीके और विश्वविद्यालयों को भी करना है। हम कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी मान लेते हैं, वेराइटी को टेक्नोलॉजी मान लिए, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को टेक्नोलॉजी मान लिए, पेस्ट कंट्रोल को नो, सिस्टम अप्रोच। ये जो है नहीं, ये कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी जी। तो कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्रॉप के विभिन्न विधाओं के कंपोनेंट्स को मिला के क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी बनाइए। वो भी कंपोनेंट हुई, हायर लेवल का कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को फार्मिंग सिस्टम में जोड़ दीजिए, हायर लेवल का कंपोनेंट। उस फार्मिंग सिस्टम को प्रोडक्शन से कंजम्पशन सिस्टम में जोड़ दीजिए। कंजम्पशन मीन्स प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, ट्रेड एंड यूटिलाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जी। और इन सबको जो है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी का हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, हायर लेवल ऑफ ट्रांसफर, हायर लेवल ऑफ एंड द होल वैल्यू चेन, पूरी की पूरी आपकी वैल्यू चेन। अब इसमें कोई अछूता नहीं है। इवन इंस्टीट्यूशंस में कम टुगेदर, जैसे प्राइवेट सेक्टर आता है, एक पार्ट वो बनाता है, एक वो बनाता है, तो यू हैव टू कम टुगेदर। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर हैज टू बी एन एलाई एंड चेंज फॉर द बेटर। वो आपका इंटीग्रल। अब आप जाओगे बिक्री कर रहे हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन नहीं कर पाओगे। इस तरह की अनेक चीजें हैं, उनको ले आइए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ले आइए, सबका एक परिवार बना के एक समग्र समेकित उन्नयन और विकास का मार्ग प्रशस्त करिए। वहां से जो है आप इसको लेके जा सकते हैं। और जैसे हमने लैंड ग्रांट पैटर्न, आप एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अमेरिका ने हमें आके पंतनगर में लैंड ग्रांट पैटर्न पर यूनिवर्सिटी बनाने को जो है, बड़ा अच्छा था, हमने किया, हमको अच्छा रिजल्ट मिला। अब अमेरिका को देखिए, अमेरिका में कैट हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जरा गूगल पर खोज के बता दीजिए, 1 ठो 2 ठो होगा। अब मैं तो बूढ़ा हो रहा हूं तो मेरा ज्ञान कम है, अगर 2 से ज्यादा होगा तो मेरे को बताइएगा। वहां गया हायर लेवल ऑफ इंटीग्रेशन। अब जब नो बैरियर टू जीन फ्लो हो गया, वायरस इज वायरस, न्यू एग्री पॉलिसी एजुकेशन करने से तो बात नहीं बनेगी। उदाहरण ले लेता हूं, आपने कोविड को टैकल किया। कोविड क्या है? जेनेटिक डिजीज है। जितनी डिजीजेज आदमी और पशुओं को होती हैं, ऑलमोस्ट 75 to 80% डिजीज आर जेनेटिक इन नेचर। आदमी से पशु और पशु पक्षियों से आती है। आपका पास कोई प्लेटफॉर्म है क्या देश में? कोई है एक प्लेटफॉर्म जिस पर ये सारा एक साथ मिलकर, से फॉर एग्जाम्पल टीबी आप निवारण कर रहे हो, ICMR सब अलग मेडिकल, बहुत बढ़िया, सब लोग इंडिपेंडेंट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वेटरनरी वाले बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आदमी का टीबी ठीक होगा जब तक गाय जो है टीबी मुक्त नहीं होगी। दूध आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जी। मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। जी। वैसे ही ये जो वायरस है, स्मॉलेस्ट इज द मोस्ट पावरफुल, इसमें सतर्क रहना चाहिए। जो जितना छोटा है अपना रूप रंग आकार प्रकार उतना बढ़ेगा, इतना पावरफुल दुनिया में होगा। तो वायरस है।
अब वायरस अलग, वेक्टर एंटोमोलॉजी में अलग, होस्ट प्लांट अलग, क्रॉप में भी लीजिए तो ये तीनों सब अलग अलग हैं, आपस में आ नहीं रहे, तो टेक्नोलॉजी से कहां से आ गई? तो अमेरिका का उदाहरण इसलिए लिया कि अमेरिका में जहां बायोटेक्नोलॉजी इज ए टूल, तो एक अम्ब्रेला के नीचे अब MIT में जो ब्रेन के प्रोफेसर एंड हेड हैं, ब्रेन के, डू यू नो उनका सब्जेक्ट क्या है? वो कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट है। हाँ, आपकी न्यू सीट न्यू पॉलिसी में पॉइंट कर पाएंगे। बड़ी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो जाता है उसको एक इंजीनियर बेटर समझ सकता है। तो ये फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी, ये थिंकिंग, क्योंकि मुझे रिजल्ट से मतलब है, कैसे करोगे, क्या चाहिए वो ले लो और काम करके दे दो। तो हमें ये आमूल परिवर्तन देश में करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। और कोई भी चेंज जो है, आमूल जो होता है, उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि गतानुगति को लोका, और हमारे यहाँ कहते हैं कि लीख लीख गाड़ी चले, लीख ही चले कपूर, लीख छोड़ शायर, तीन ही चले शायर सिंह सपूत। बैल भी जिसको बुद्धि मोटी कहते हैं, वो भी बैलगाड़ी को उसी में खींचता है जहाँ, क्योंकि वहाँ ड्राफ्ट एनर्जी कम लगती है। तो लीक छोड़ के जब आप चलेंगे तो आपका विरोध होगा। आज के ज़माने में कोई क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार है, और क्रिटिसिज्म आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो क्रिटिक है, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। और क्रिटिसिज्म सिस्टम में लाइए और कमरे के भीतर बैठ जाइए, कुंडी बंद कर लीजिए, either this side or that side, 4 घंटा बहस, 6 घंटा, 8 घंटा, come to a consensus and let that be a national consensus। क्योंकि डेवलपमेंट पे तो हम सब, पूरा देश, कौन नहीं चाहता कि हम विकसित हो, कौन नहीं चाहता कि भारत का उन्नयन और विकास न हो, कौन नहीं चाहता कि हमारा सर जो है दुनिया के सामने ऊंचा हो, सब चाहते हैं। इसलिए इस पर एक आमूल परिवर्तन, सोच में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सर, अब हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे। आजकल जो मोड है किसानों तक पहुंचने का, वो काफ़ी बदल चुका है। और आपने सही कहा कि एक यदि कोई सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल युग ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी है। आजकल इंटरनेट की भी जो मतलब यूज़ है वो गांव में ज़्यादा बढ़ा है, हर आदमी मोबाइल फ़ोन पे है। तो हमें अब कंटेंट को और माध्यम को, दोनों को चेंज करने की बात है। तो कंटेंट जब कई बार हम बनाते हैं, कई बार हम क्या है कि इतना साइंस उसमें कर देते हैं कि वहाँ पर जो उसको समझ है, कहीं कहीं गैप समझ में आते हैं। जो हमारे बोलने का तरीका है और जो उसको लेने का तरीका है, कहीं ना कहीं एक गैप है। तो आपके हिसाब से जो हमारा कैप्सूल है, जो कंटेंट है, वो किस तरह बनाना चाहिए और कैसे हम उसको एक इफेक्टिव ढंग से वहाँ तक पहुँचा पाएँ? एक होती है शिक्षा और एक होती है दीक्षा। दीक्षांत समारोह होता है जी। मतलब दीक्षा, तो सोचिए उसको। मेरे को इसका थोड़ा सा अनुभव तब हुआ जब मैंने बनारस यूनिवर्सिटी PhD की थीसिस जमा की। तो हमारे प्रोफेसर कुमुदा विरामदास थे, वो US के 1952 के PhD थे, और मैं उनका लास्ट स्टूडेंट था। तो जब थीसिस शाम को हो गई तो बोले कि मंदिर चलते हैं। उस दिनों हम लोग, मतलब गुरु शिष्य का जो नाता था, वो 6 महीना 8 महीना हिम्मत नहीं होती थी कि सर उठा के कोई बात करे। जी जी। तो हमने कहा सर, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। गुरुधाम कॉलोनी से हम चले बनारस में दुर्गा मंदिर। तो मुड़े, उन्होंने हमसे एक बात कही, माय बॉय, यू आर ए ड्रॉप इन द ओशन बट यू हैव टू हैव योर आइडेंटिटी देयर। हमने तुरंत इसको आत्मसात किया, क्योंकि मैंने इसको दीक्षा मानी। आगे चले, खुश कुछ ज्यादा थे शायद, फिर मुड़े, बोले if you have to speak 5 minutes you have to prepare days together, and if you have to speak hours together you need not prepare at all। इसको भी मैंने दीक्षा मानी। तो जो पहला कहा कि 5 मिनट बोलना है, तो डेज टुगेदर, किसान को उसकी भाषा में समझाने के लिए
ज्ञान को साइंस की लैंग्वेज से लोकल भाषा में आपको परिवर्तित करना पड़ेगा, थॉट्स को परिवर्तित करना पड़ेगा और उसको इनकैप्सुलेट करते समय ऐसी स्टोरी बनानी पड़ेगी जो कुछ छूटे ना और चटपटा बढ़िया लगे, ग्राह्य हो। तो ये करने के लिए अगर आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे सोच के, तब आपका कंटेंट 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में होगा। तब होगा सतसैया के दोहरे, देखने में छोटे लगे घाव करेगा जी, तो घाव नहीं करेगा, वो मलहम जो है बहुत बढ़िया लगाएगा। तो इसीलिए एक राइटिंग होती है पॉपुलर राइटिंग। तो वैज्ञानिक बहुत लोग पॉपुलर राइटिंग, तो होना क्या चाहिए कि आपके जगह ऐसे होने चाहिए कि उस राइटिंग को कन्वर्ट कर दे, बोले वही बट वो कन्वर्ट कर दे। तो फिर वो जब सोचने लगेंगे उस दिशा में, तो वो खुद कालांतर में 2-4 प्रोग्राम के बाद करने लगेंगे। और यही जितना कम समय में आप किसी चीज को कह सकते हैं, उतनी ही मेहनत आपको ज्यादा लगेगी और उतना ही ज्यादा वो इफेक्टिव होगा। और बड़े प्लेटफॉर्म पर भाषण घंटों देने के लिए कोई नहीं सुनता। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट आपको समय मिला उस समय में, तो इसलिए इनकैप्सुलेट करना जो है उसको उस भाषा में, उस पर आपका जो रेडियो का FM रेडियो का कंसेप्ट ही है कि 800 से ज़्यादा डायलेक्ट है, तो उसी की भाषा में उन कंटेंट को पिरोइए, आप छोटे छोटे कैप्सूल बनाइए और उन कैप्सूल को बास्केट में रख के उसके सामने रख दीजिए। अब उन कैप्सूलों को वो अपने हिसाब से चूज कर लेगा। सही है। और ये सर इन्होंने, हम लोग YouTube का एनालिटिक्स भी देख रहे हैं, तो आपने सही बात कही कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग हमारा जो वीडियो जा रहा है वो 3 से 4 मिनट ही लोग देख पा रहे हैं। रील का युग है, 1 मिनट में मतलब कुछ सेकंड में यदि पसंद आया तो रुका, नहीं तो फिर आगे बढ़ गया। तो हमें भी अपने कंटेंट को, कृषि के कंटेंट को इस तरह बनाना पड़ेगा जो इफेक्टिव हो, छोटा हो और सही जगह पर। ऐसा है कि YouTube में सब बहुत अच्छी चीजें हैं जी, पर एक चीज जो है भयंकर हो गई है, जो डिसास्टर्स हो जाएगी। जो YouTube के बहुत सारे के जो कंटेंट होते हैं उसका हेडिंग टोटली मिसलीडिंग होता है। तो हेडिंग देख के आदमी उसको खोल देता है, ये अविश्वास पैदा करता है। तो मैं YouTube की प्रशंसा करते हुए हेडिंग के बारे में उसका प्रशंसक नहीं हूं जो भी बनाते, क्योंकि आप, ये बाजार है ना, ये कॉम्पिटिटिव है ना, जी जी, आप टिके नहीं रह पाएंगे अगर झूठ, आपकी हेडिंग झूठ है, चाहे हमारे को कम लोग देखें। पर अगर मेरा कंटेंट पसंद आने लगेगा तो लोग जो है फिर खोजने लगेंगे। तो मैं नहीं जानता कि बिजनेस मॉडल में कितना चलेगा, पर मैं हेडिंग अट्रैक्टिव तो होनी चाहिए, लेकिन झूठ आधारित जो हेडिंग है, जो कंटेंट है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं YouTube में देख रहा हूँ, देखिए मैं ये सब का स्टडी करता हूँ। अब फेसबुक पर मेरे जो हैं 4,500-5 हज़ार फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ सर। नहीं तो वो अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो उसमें रिक्शा चलाने वाला भी है जी, उसमें वाशरमैन भी है, उसमें झाड़ू लगाने वाला भी है, उसमें कोई प्रोफेसर भी है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं। तो उससे मेरे को समाज में क्या हो रहा है वो समझ में आता है। तो मेरा बहुत बड़ा एजुकेशन जो है जी, समाज में उससे हो जाता है। तो मेरा वो कंटेंट है, मैं उससे देख के कंटेंट को देखता हूँ कि बर्थडे और ये जैसे कॉन्फ्रेंस हुई, 99.9% लोग एक फोटो लगाते हैं और मैंने पार्टिसिपेट किया और फलाने पर। पीपुल आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन बी अलाइव फॉर चेंज एंड चेंज फॉर द बेटर ग्रोथ के लिए अगर आप ये लिखें कि इसमें क्या निकला, क्या डिलिब्रेट हुआ, ताकि वो ज्ञान जो है उसका उपयोग समाज के उन्नयन और विकास और के लिए हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटी के लिए, वो नहीं डालते, 99% नहीं डालते। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग जब ये करना तो भाषा, विषय समसामयिक और जो इनकैप्सुलेट करें, जो कहना है उसी का सामयिक हेडिंग होनी चाहिए, तो फिर ये सस्टेनेबल होगा। माय बेस्ट विशेस। हाँ नहीं सर, हम लोग ध्यान रखेंगे और बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं आजकल। आपने
लोकप्रियता पाने के चक्कर में कई बार जो मिसलीडिंग हो रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा विश्वास है यदि एक बार चला गया तो लौटता नहीं है। ये आपने बहुत सही बात कही सर। सर मेरा लास्ट प्रश्न कहिए इस जो हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज़ कोई भी अब नया एक युवा वैज्ञानिक या फैकल्टी ज्वाइन करता है आज के दिन पर, अगले साल मतलब अगले 30 साल 35 साल उसका करियर है, वैसी दिशा में उसको मैं कहूँ कि यदि आप ही आज करियर एग्रीकल्चर में शुरू करते तो आपका क्या रोड मैप होता, उसके बारे में आप। ऐसा है कि आप अपने हाथ से करिए, अपने दिमाग से सुनिए। और बुद्धा ने बहुत बढ़िया कह दिया, मैंने कहा मैं कहूँगा उसी को फॉलो करिए। बुद्धा ने क्या कहा? डोंट बिलीव व्हाट इज रिटन, विश्वास मत करो जो पुस्तकों में लिखा है, विश्वास मत करो जो कक्षाओं में पढ़ाया गया है, और जो यहाँ वहाँ कान में कानाफूसी हो रही है उस पर तो विश्वास करो ही मत। आगे लिखते हैं, मन लगा के पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो, कक्षा में ध्यान पूर्वक जो पढ़ाया जा रहा है उस सुनो, और वातावरण में जो विस्परिंग बातचीत हो रही है उस सबको सुन के अपने ज्ञान और विवेक के तराजू पर उसे तौलो, और तुम्हारे ज्ञान और विवेक के तराजू पर तौलने के बाद जो उचित लगे वही करो। तो इसीलिए आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर होके आते हैं तो आपके पास बहुत, वही टीचर सबसे बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया होता है जो वीकेस्ट लिंक इनटू द चेन जानता है। चेन आप पहन के जाओगे, चेन झपट्टे मार भी होते हैं। चेन कब टूटती है, कहाँ से टूटती है? जहाँ सबसे कड़ी कमजोर होती है। तो टीचर को हमेशा चाहिए कि वो सबसे कमजोर कड़ी क्लास की जान ले, और अपने को, बहुत लोग बोलते हैं तब तो हमारा अच्छा वाला जो है वो रह जाएगा, तो फिर टीचर किस बात के? आप नीचे वाले को ऐसी भाषा और इस तरह से समझाइए कि वो भी ऊपर आ जाए, और ऊपर वाला भी तो ऊपर से ऊपर चलता जाए। टीचर मैं जो करता था, मैं भी थोड़ा ही टीचर रहा हूँ उड़ीसा यूनिवर्सिटी में, ब्रीडर कम प्लांट ब्रीडर, तो मैं पढ़ाता था पीजी में। वो बहुत साल हो गया, 50-60 साल पहले। तो मैं जो उन दिनों ये टाइपिंग वाला होता था। अब आप जैसे ग्रेडिंग और टीचर के बारे में लिखवाते हैं, बच्चे से उसी के से लिखवाते हैं और वही फॉरवर्ड होके जाता है कैसा पढ़ाया। तो मैंने क्या किया था कि अपने बारे में, अपने स्टूडेंट को मैं यही बोला था कि नो एप्रिशिएशन। इसमें एक वर्ड एप्रिशिएशन का नहीं होगा, ओनली क्रिटिसिज्म and constructive criticism, and in your judgment how that can be improved। और मैं सबको एक लिफाफा और एक कागज दे देता था कि टाइप करके, क्योंकि मेरे को पता नहीं लगेगा, ह्यूमन बीइंग हूँ, तुम्हारे को डर है कि नाराज हो जाएगा, तो आप मेरे को नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज छोड़ के कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं पढ़ता था उसको, और उससे मैं जो हूँ बहुत सारी चीज़ों का मेरे को पता लगता था कि अरे हाँ ये तो ठीक कह रहा है। तो टीचर को जो फीडबैक लेने का, मैं थोड़े दिन भीसी था पंतनगर में जी। मैंने आदेश कर दिया था कि हर लड़का जो भरेगा टीचर के बारे में वो कॉन्फिडेंशियल होगा, सिर्फ 2 ही आदमी खोल सकते हैं उसको, एक वाइस चांसलर एक रजिस्ट्रार। तो मेरे को पता लग जाता था कि कौन क्या पढ़ा रहा है बिना गए। मैं तो क्लास में बैठता था, बहुतों की क्लास में बैठा। मेरा लेटर था कि मैं खाली रहता हूँ दिन भर, पीसी को बहुत काम नहीं है, तो मैं ज्ञानवर्धन के लिए आऊँगा, तो मैं क्लास में जाके पीछे बैठ जाता था। कभी किसी से एक शब्द नहीं बोला, पीछे सुनता था, उसमें बहुत बहुत अच्छी चीज़ें भी आती थी, मेरे को पता लग जाता था। तो मैं क्या करता था कि मेरे कंप्यूटर में ये था कि जो अच्छे पढ़ाने वाले हैं तो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टाइप हो के आता था, और दूसरा बच्चों की फीडबैक पर एडवाइस जाती थी, तो एडवाइस डीन को और हेड को जाती थी कि जरा इनको समझाइए। तो फीडबैक का मैकेनिज्म है, किसी को हार्म करने का नहीं,
जी जी जी। क्योंकि वो भी आपके अंग हैं। उनके अंदर पैशन लाइए उनको, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे आईसीआर में भी, मैं पर्सनल नहीं करना चाहता लेकिन आपने सवाल पूछ दिया, हर साइंटिस्ट की 6 मंथली टारगेटिंग और मॉनिटरिंग थी, हर साइंटिस्ट की 6 मंथली, और डीजी के सामने आधा घंटा लगता था। वो मैंने बहुत मेहनत से प्रोग्राम बनवाया था और वो आता था। तो वही जो बीच के हैं 3000, 3500, 4000, कोई चिट्ठी पत्री नहीं। जो आउटस्टैंडिंग है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, और जो नीचे वाले हैं डायरेक्टर को चिट्ठी की, इनको जरा कंसल्टेशन करिए। तो 4, 5, 6 सालों की मॉनिटरिंग के बाद एक आदमी नौकरी से बात पर निकाले गए, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, क्योंकि 10 बरस से उन्होंने कोई काम नहीं किया था और वो नहीं सुधरे। तो एक दिन भी उनको रखना मुनासिब नहीं समझा गया। 3 महीने का एडवांस तनख्वाह देके उनकी छुट्टी कर दी गई। तो सिर्फ एक ही आदमी निकला। पर हर आदमी फिंगर टिप पर आपके है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का यूज करेंगे तब ना, और यूज पर्पज, उद्देश्य, और उद्देश्य आपका किसी को नुकसान पहुंचा, उद्देश्य आपका उन्नयन और विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। सर बहुत बहुत आभार सर। और जो आज बातें हुई, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ये सबके लिए कारगर है। एक कह सकते हैं कि ये एक दिशा है, और दिशा दशा तभी सुधरेगी जब आप सोचेंगे। सर ने बहुत अच्छी बातें कही। हमें सोचना चाहिए, हमें अपने आप में भी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और साइंस में जितना हो सके उतना डिस्कशन होना चाहिए, और डिफरेंशियल पॉइंट भी होना चाहिए, कैसे आप अपने आपको भीड़ से अलग कर सकें, उसके लिए भी मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत आभार सर, आपने हमसे बात की और इस विश्वविद्यालय में आए, इस मीडिया सेंटर में आए, इसके लिए हम सब लोग बहुत बहुत आभारी बहुत हैं। धन्यवाद।